हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बेसिक मैथ्स में नेक्स्ट सेगमेंट देखने वाले हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा था कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी कर्व को जो उसमें जो चेंज लाते हैं, कर्व के जो स्लोप होती है उसमें जो चेंज होती है उसके रेट को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है बिल्कुल जो है साथ में ही डील होते हैं। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे क्या है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, मतलब x के डिफरेंट वैल्यू पे y में कोई चेंज नहीं आ रही है। लेकिन अगर मान लो हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया तो x के डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू भी डिफरेंट होती जा रही है, बट जो चेंज आ रही है वो कांस्टेंट है, नहीं फिक्स जो है, यूनिफॉर्म चेंज हो रही है। और अगर मान लो हमने कोई कर्व ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे जो कर्व में जो चेंज आएगी, अब क्या होगी, वो चेंज भी कांस्टेंट नहीं होगी, डिफरेंट चेंज आएगी एट डिफरेंट पॉइंट। तो ऐसे कर्व के चेंज को डिस्कस करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर डिस्कस क्या करना है, इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन ये है, जैसे इंटीग्रेशन से पहले जैसे हमें कुछ स्टैंडर्ड रेगुलर ज्योमेट्री पता है, लाइक ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल की एरिया हम जानते हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ट्रायंगल की एरिया जो हो जाती है वो हो जाती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लाइक और भी कोई वेल एस्टेब्लिश्ड जो है बॉडी, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो इन सब की हम एरिया जानते हैं। ठीक है, इनका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे कर्व्स हैं, मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन जो होता है एरिया अंडर द कर्व। अगर हमें एरिया निकालना हो, उस कर्व के अंदर का एरिया निकालना हो, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन अप्रोच का हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं लाइक जो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उन एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा हमें जो एक बेसिक सेंस होती है इंटीग्रेशन की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इज बेसिकली होता क्या है। तो एरिया अंडर द कर्व होती है। अब कर्व कौन सी है, जो वेल डिफाइंड कर्व नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कर्व के अंदर की जो एरिया होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नाउ अब इंटीग्रेशन जहाँ तक कि फिजिक्स की बात है, तो फिजिक्स में हमें पता है लाइक बहुत जगह हमें इंटीग्रेशन कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल ये है लाइक हमें आगे चल के वर्क डन निकालना पड़ता है फिजिक्स में काफ़ी, और वर्क डन का फॉर्मूला जो है, अगर ये पता है हमें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और अगर फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, देन वी गेट द वर्क डन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब f वेरिएबल फंक्शन है और इसको dx के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो वी शुड नो द बेसिक प्रोसीजर, जो बेसिक थ्योरम होती है इंटीग्रेशन की, वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें लाइक आपका बेसिक काइनेमेटिक्स में जो पैरामीटर होते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपका वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, तो अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो हमें पता है कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो इस वाले फॉर्मूले से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, dv/dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो बेसिकली यहाँ पे एक AT कर्व है, ये हमने AT कर्व बना दिया है, और सपोज दिस इज द कर्व, तो इसकी जो अंडर की एरिया है, ये वाली एरिया, वो हमें a इंटू टी से आएगी, मतलब a इंटू डी टी। तो dv इज इक्वल्स टू a इंटू डी टी। तो यहाँ पे a dt की कर्व की जो एरिया है वो हमें कहीं ना कहीं क्या देगी, वेलोसिटी देगी। तो इस तरह से एक्सेलरेशन की फंक्शन है, उसको हम क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, देन विल गेट द वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। एलिमेंट्री नॉलेज जो आपका NTA का सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस है, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में इंटीग्रेशन की बात नहीं कही गई है। लिखा हुआ है बेसिक एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार भी जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, डिफरेंशिएशन से, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा डेप्थ में इस पर जो है फोकस नहीं करना है। बट हाँ, अगर जहाँ भी फिजिक्स में
अगर इंटीग्रेशन कंसेप्ट का अप्रोच है तो हमें इंटीग्रेशन के थ्योरम्स पता होने चाहिए, और वो थ्योरम्स क्या होते हैं तो देखते हैं। बेसिक आइडिया की बात, थ्योरम है लाइक अगर कोई फंक्शन है आपका x की पावर n है और इसका dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसको, तो इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी भाई x की पावर जो फंक्शन है उसकी पावर जो है उसमें +1 हो जाएगी और अपॉन n+1 हो जाएगी। मोस्टली यूज जो इंटीग्रेशन होता है थ्योरम वो यही होता है। दूसरा, जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ पे साइन x की डिफरेंशिएशन जो है कोई इंटीग्रेशन जो है क्या है -cos x है। ठीक है, फिर cos x के लिए तो sin x, 1/x की dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आती है log x होती है। ठीक है, और e⁻x की जो इंटीग्रेशन होती है dx के रिस्पेक्ट में वो e⁻x ही होती है। ठीक है, इस तरह से आगे यहाँ पे अब देखो ये क्या है, ये आपका जो है साथ में डिफरेंशिएशन वाली चीज़ें गिवन है ताकि इसको आप कंपेयर कर सको। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में आप देख सकते हो कि cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है -sin x होता है, sin x का क्या होता है cos x होता है, log x का क्या होता है 1/x होता है, e⁻x का क्या होता है डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो ये थ्योरम्स आपको लर्न करने हैं और इसको जो है यूज़ करना है। आगे देखते हैं देखें इधर, नेक्स्ट लाइक वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन जो कंसेप्ट है जो थ्योरम है जो हम लोग यहाँ पे सीखे हैं उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक e⁻x की अब इंटीग्रेशन देखा तो क्या हो जाएगी e⁻x ही हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। साथ में 1/x का इंटीग्रेशन क्या था तो ये था log x था। ठीक है, और 2x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा पावर में +1 करेंगे और नीचे पावर में +1 से डिवाइड कर देंगे, और 3 का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x हो जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये इस वाले क्वेश्चन की आंसर आ जाएगी। क्लियर है। उसी तरह से x की पावर 11/2 है तो जो पावर है उसमें +1 करेंगे और उसी पावर में नीचे +1 करके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13/2, तो ये ऊपर चली जाएगी तो 2/13 इंटू x टू द पावर 13/2 हो जाएगी। सिमिलरली जस्ट यू हैव टू लर्न द थ्योरम एंड फॉलो द थ्योरम। लाइक x² है तो पता है कि 2 + 1 हो जाएगा अपॉन 2 + 1 दैट इज x³/3, तो x³/3 हो गई। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो होता है sin x, तो sin x लिखा हुआ है तो माइनस ऑलरेडी पहले से ही थी तो ये हो गई -sin x, और 1/x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी log x हो जाएगी। तो इस तरह से क्या करना है, स्ट्रिक्टली जो है थ्योरम को फॉलो करना है और आसानी से हम जो है आंसर पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका है। अब आसानी से देखो यहाँ पे क्या डेफिनिट इंटीग्रल की बात की गई है। अगर उसी जो वेल डिफाइंड जो एरिया नहीं थी, ठीक है, लाइक उसमें क्या करेंगे हम एक लिमिट पुट कर देंगे कि लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 5 है, तो उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी कि मतलब उस वेल डिफाइंड एरिया जो थी उसकी जो है कितनी वैल्यू आ जाएगी उसको करेंगे। और अगर जब लिमिट नहीं होती है तो एक नॉर्मल वो अलजेब्रा होती है, ठीक है, कि उसकी एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है उसकी डिपेंडेंसी इस टाइप की है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वो एरिया कैलकुलेट करना हो किसी खास रीजन में तो उस रीजन के लिए हम लिमिट लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं। और उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका है यहाँ पे देखें इधर, ये है x² को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और लिमिट है 1 से 5 तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, पहले तो परफॉर्म कर देते हैं इंटीग्रेशन और फिर लिमिट जो है 1 से 5 तक, तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे वेरिएबल की जगह पे, तो हो जाएगी 5³ अपॉन 3 माइनस अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है 1, तो 1³ अपॉन 3, तो ये हो जाएगा कितना 125/3, या इसको 3 कॉमन ले सकते हो आप, तो हो जाएगा 125 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका, तो इसको सॉल्व करोगे तो 124/3 आ जाएगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, इस तरह से हमने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब पहले आपको थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है और फिर अपर लिमिट जो वेरिएबल है वहाँ रख के फिर माइनस वहाँ पे फिर लोअर लिमिट रख के एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व कर लेनी है।
ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका है cos x dx, ठीक है। तो cos x dx और यहाँ पर लिमिट लगी हुई 0 से π/2 तक, तो कैसे कर सकते हैं इसको, इधर देखें, ये आपका है cos x dx, मतलब cos x को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू π/2। क्लियर। देखते हैं इधर, यहाँ पे हमें बार बार SHM में AC वाले पार्ट में इसकी ज़रूरत पड़ती है फंक्शन की, cos फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने की, इंटीग्रेट करने की, ठीक है। तो cos x का dx के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो cos x का क्या होगा, तो ये हो जाएगा sin x। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन हो गई, और फिर जो है अब मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। तो 0 से π/2 तक लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा sin π/2 minus sin 0 and sin 90 is, this is 90, 180/2 90 and sin 90 is 1 and sin 0 is 0, तो this comes out to be 1, तो this is the answer, ये 1 हो जाएगी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/x है तो 1/x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, और फिर लिमिट लगा देंगे log 4 minus log 2 हो जाएगी, और log 4 minus log 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/x का क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, तो 2 से 4 तक कर दिया, ठीक है। तो 1/x का क्या होता है, log x होता है, और लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4। अब यहाँ पे हो जाएगी log 4 minus log 2, और log a माइनस log b क्या होता है, log a by b, ठीक है। तो log a by b, और ये हो जाएगी log 2, तो log 2 की वैल्यू जानते हैं हम कितनी होती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर यही आंसर हो जाएगा इसी फॉर्म में। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, थ्योरम पे एग्जैक्ट कंट्रोल होनी चाहिए। बाकी हम ट्रिग्नोमेट्री जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे हम वैल्यू जो है जानते हैं कि sin 90 की वैल्यू, sin 1t की वैल्यू, जितने भी एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका भी रोल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं, मतलब फंक्शन में जो है उसको प्रॉपर जो है थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना है, और फिर जो है एग्जैक्ट लिमिट लगानी है। तो जब इन क्वेश्चंस को आप करोगे तो इनके जो है, जैसे हमारा sin x हो गया, तो sin x की हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cos x, और cos x की क्या हो जाएगी, sin x। फिर क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से π/4, ये π/4 मतलब 45 डिग्री है, इसको सॉल्व करेंगे तो sin 45 और cos 45 की वैल्यू जो है यहाँ पे यूज होगी, और एग्जैक्टली जो है आंसर आ जाएगी। इस तरह से सिमिलरली वी कैन फॉलो द, यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर गिवन जस्ट बिलो द क्वेश्चन। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और हमने बता दिया कि इंटीग्रेशन का जहाँ भी यूज़ होता है, लाइक आपको पता है कि वर्क निकालते समय या बहुत सारे वेलोसिटी गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी और टाइम का हम कर्व लेते हैं, और उसकी जो इंटीग्रेशन होती है उससे क्या आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। और पूरी बेसिक मैथ्स जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट रहेगा बेसिक मैथ्स का। इसके बाद जो है वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन इन द NCERT, दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो उस वाले चैप्टर में हम लोग, जैसे कि डायमेंशन भी उसी का पार्ट है, तो यूनिट डायमेंशन एरर इन जनरल हम बोलते हैं, बट चैप्टर का नाम NCERT में क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है। तो अभी के लिए बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है।